नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा है बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और पढ़ाई बड़ी बढ़िया चला रहे होंगे। तो प्यारे भाई, जैसे कि आप सभी को पता है, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान अर्थात फंडामेंटल कंप्यूटर नॉलेज की जो है हमारी यहाँ पर आज चौथी क्लास होने वाली है। इसके पहले हमने 3 क्लासेस देख ली है और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और आप देखोगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको कल ये भी बता दिया था कि किस प्रकार से हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण होगा। कल हमने सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के जो भी कंप्यूटर थे उनके बारे में हमने चर्चा करी थी और उम्मीद है जो बच्चा देख रहा है एक बार मुझे कमेंट करिएगा। तो आज जो है हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में कि विश्व में सुपर कंप्यूटर क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न जनरेशन या आधुनिक पीढ़ी के आधार पर उन कंप्यूटरों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा थोड़े से हम बात करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम यहां पर चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप देखोगे तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर की क्या बात होती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर, इसकी ही हम चर्चा करने वाले हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया था अत्यधिक तीव्र गति वाले कंप्यूटर होते हैं, जो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसकी मेमोरी 52 MB से अधिक होना चाहिए। 500 पेटाफ्लॉप्स की गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सर जी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड की यदि हम बात करेंगे तो वहां पर आपको जो देखा जाएगा प्यारे भाई, वो हमको देखने को मिलेगा सेम्योर क्रे मिलेगा। और विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर यदि आप बात करोगे तो वो हमारे पास क्रे फर्स्ट रहेगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम बेसिक क्वेश्चन के ऊपर ही चलेंगे। देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखिए, तो यहां पर जो कल की बातें थी उनको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं ताकि चीजें जो है आपको समझ में आ जाए। यदि आपसे पूछे कि सर विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो वो है हमारे पास सेम्योर क्रे। ठीक है, ये याद रखिएगा, विश्व में यदि बात करेंगे तो सेम्योर क्रे रहेंगे और वहीं पर विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर की यदि हम बात करेंगे तो वो कौन सा मिल जाएगा सर, वो हमारे पास मिलेगा क्रे फर्स्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको आएगा। कल की बातें मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवा रहा हूं ताकि याद आपको रहे। आगे यदि हम बात करते हैं तो विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक हो गए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हो गया। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर का जो जनक है वो कौन है, हम देखेंगे तो वो हमें देखने को मिलता है सर विजय पांडुरंग भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर जो कि हमारा भारत में सुपर कंप्यूटर के क्या कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ, या हम बात कर सकते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया की यदि बात करेंगे तो विजय पांडुरंग भाटकर है। प्यारे भाई, यहां पर एक बात वो समझिएगा थोड़ा सा कि जब हम बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापने की बात करते हैं तो वो हमारे पास पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है, जिसको हम आमतौर पर क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के रूप में जानते हैं। वहीं पर इसकी गति उच्च होती है, स्टोरेज हाई होती है। जो मौसम पूर्वानुमान है, जो वेदर फॉरकास्टिंग है, वो उसमें हम प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों में प्रयोग करते हैं। जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है अर्थात जटिल गणनाएं होती है जिनको हम सॉल्व करते हैं, वो करते हैं सुपर कंप्यूटर में। ये बात याद रखिएगा, एकदम बेसिक सी बातें हैं और हमें बेसिक चीजें ही समझना है। अब यहां पर उसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई भारत का पहला सुपर कंप्यूटर यदि आपसे पूछे तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लो सॉल्वर। ठीक है, यह 1980 में बना है। ये मैंने आपसे बात करा था, ये जो है नाल के द्वारा बनाया गया, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं
चूंकि इसकी गति सुपर कंप्यूटर, यहां पर मैं लिख रहा हूं सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है बच्चों, स्पीड है वो हम किस में मापते हैं, तो पेटाफ्लॉप्स में, पेटाफ्लॉप्स जिसको आमतौर पर बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ठीक, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है जी। अब यहां पर मैंने आपसे कल बात की थी कि हमें यह समझना है कि भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर आपको मिलेंगे। हमने यहां पर देखा है कि एक हमारे पास परम सीरीज के परम प्रवेगा है, परम, बहुत सारे ऐसे हैं जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं, उनकी हम बात करेंगे। और जो परम सीरीज के जितने भी सुपर कंप्यूटर है वो सीडेक पुणे के द्वारा बनाया गया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग जो है इसका फुल फॉर्म है। 1988 में इसका जो है फॉर्मेशन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे में देखने को मिलेगा जी। तो आप देखिएगा फ्लो सॉल्वर के बाद जो सीडेक के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया है वो आपका जो है परम 8000 है, जो 1991 अर्थात 1991 में बनाया गया था, ठीक है। और वर्तमान में आप देखोगे प्रत्युष है, मिहिर है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर आपको अमूमन जो है देखने को मिलते हैं, है ना। परम रुद्र हो गया, एरावत हो गया, परम अनंता हो गया, तो इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा सा, अब हम बात कर रहे हैं, चलिए देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत में सुपर कंप्यूटर, कि भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है, भारत में सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे परम युवा फर्स्ट, है ना, यह परम 8000 जो है, परम 8000 है, जो कि 1991 में बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था, सीडेक पुणे के द्वारा यह बनाया गया था। उसके बाद हम यदि बात करते हैं तो परम युवा फर्स्ट है भैया, कौन सा है, परम युवा फर्स्ट है, जो 2013 में कब बनाया गया, जो 2013 में सीडेक के द्वारा बनाया गया था, सीडेक द्वारा बनाया गया था, ठीक है। परम युवा फर्स्ट हो गया, सहस्त्र टी हो गया, एक सहस्त्र ट्री हो गया, जो आईआईएससी बैंगलोर के द्वारा बनाया गया बच्चों। और प्रत्युष हो गया, ठीक है, प्रत्युष है हमारे पास, मिहिर है, उसके बाद परम रुद्र है। देखिए कौन कौन से है, देखिएगा ध्यान से, जो हमारे पास भारत में और कौन कौन सुपर कंप्यूटर है, तो परम रुद्र है, परम रुद्र आपको मिलेगा। उसके बाद एरावत मिलेगा, परम अनंता मिलेगा, और उसके बाद आपको मिलेगा प्रत्युष और मिहिर। ये आप देखोगे कि ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर के नाम है। अब यहां पर याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि भारत का तीव्र गति वाला कौन सा है, तो सर वो हमारे पास है परम रुद्रा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर, सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम रुद्रा। और ये परम नाम के जितने भी है वो किसके, सीडेक के द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। और विश्व में सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है, विश्व का फ्रंटियर। ये आपको इस तरीके से याद रखना है कि चूंकि टॉप 500 की लिस्ट हमेशा हर साल जारी की जाती है, और इस टॉप 500 में टॉप 50 में लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया, और जिस मिशन को बोलते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ठीक है। तो ये जितने भी भारत के हैं, और एक अनुपम सीरीज के जितने भी, एक यहां पर नोट डाल के लिखिएगा, नोट डालकर आप लिख सकते हो, नोट, कि जो सर अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण बार्क के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया जाता है।
ठीक है, तो ये हमेशा थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया है। ओके, चलिए देखिए, अब यहां पर एक चीज और आती है, जैसे कि हमारे पास होता आमतौर पर क्या होता है कि भाई हमें सुपर कंप्यूटर को बनाना है, विश्व में भारत का नाम बनाना है। इसीलिए हमने क्या किया है कि हम भी भाई, हमारे पास भी किसी प्रकार की क्षमताओं का अभाव नहीं है। हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा ज्ञान है, हाँ जी, जिसको हम बोलते हैं कि बौद्धिक क्षमता जो है हमारे पास ज्यादा है। तो इसके लिए क्या किया था कि हमें विश्व के साथ कॉम्पीट करने के लिए कि हमारे जो भारत के सुपर कंप्यूटर वो भी विश्व में शामिल है, वो भी टॉप 50 में। और ऐसा हमने 7 साल का एक मिशन लिया था, जिसको हमने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के नाम से जानते हैं। ऐसा पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, तो देखिएगा इसको ध्यान से, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा यहां पर कि एक हमारे पास मिशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और ये चलाया गया था 2015 से। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इसको बनाया गया था 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या था ये भी आप ध्यान रखिएगा। उद्देश्य तीव्र क्षमता वाला, तीव्र व अत्यधिक शक्तिशाली सुपर अत्यधिक सुपर शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास उम्मीद है बात जो है क्लियर है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। उम्मीद है बात जो है चमक गई है आपको। ठीक है। और यदि आपसे पूछे अनुपम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है उनका निर्माण वो बार्क के द्वारा किया है ना। अनुपम सीरीज जो भी होती है, अनुपम के नाम से जितने भी सुपर कंप्यूटर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए जी, अब एक बात और, यहाँ पर सर हम नोट डालकर चुकी, इसमें 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, इसको हटाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नोट डालिएगा आप थोड़ा सा, और वो नोट क्या रहेगा, एक बात और, सीडेक जो है, सीडेक, इसको हम पूरा नाम, इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और बच्चों इसकी स्थापना यदि आप देखो तो 1988 में हुई है। किसके, और इसका मुख्यालय कहाँ पर, पुणे में। कहाँ पर है, पुणे में। ओके, चलिए, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, डायरेक्ट। और इसमें ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो चीजें हैं ना जी, कि भारत का सर्वाधिक तीव्र कौन सा है, ठीक है। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व में कौन सा है, ये वर्तमान, ये चेंज होता रहेगा। फुगाकू भी आपको देखने को मिला जापान का। तो ये टॉप 500 की क्या होती है, जारी होती है, तो उसके आधार पर ये चीजें मिलती है ना, ये कभी भी चेंज हो सकता है। भारत में इसके पहले प्रत्यूष, एरावत, अभी आपके परम रुद्रा है, परम प्रवेगा है, बहुत सारे आपको यहाँ पर भारत के सुपर कंप्यूटर मिलते हैं। तो ये हमारे हो गए कि हमने जो सुपर कंप्यूटर पढ़े आकार के आधार पर, हमने चूंकि हमारा जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का वर्गीकरण, उसमें हमने जो देखा था ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के आधार पर जितने भी कंप्यूटर थे उनको हमने सबने देखा है। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करूं सर जी, तो हमारे पास अनुप्रयोग या कार्य पद्धति अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन पर हमने देखा है। उसके बाद हमने आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज के, और अब हम बात करेंगे और हमने ये भी देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ अनुप्रयोग के, भाई उनका उद्देश्य, एम पर्पस के, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर। सामान्य उद्देश्य भी हो सकता है,
जहां पर आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हो, फिर एटीएम, कैलकुलेटर, इनके लिए हो सकता है। फिर अब हमारे पास आ रहा है सर ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न जनरेशन, आधुनिक पीढ़ी के आधार पर, जिसमें आपको नैनो कंप्यूटर इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगला है हमारा आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर, मॉडर्न जनरेशन कंप्यूटर। उम्मीद है यहां तक की बात आप सभी भाइयों को चमक गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके बाद, फिर हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ है वो कंप्यूटर आएंगे, मुख्य भाग कौन कौन से उनकी हम बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से सर, नैनो कंप्यूटर है पहला, कौन सा है सर? नैनो कंप्यूटर है हमारे पास। ये किसका है? आधुनिक पीढ़ी के आधार पर जो हमारा पहला कंप्यूटर है वो है नैनो कंप्यूटर। क्या कह रहा है? नैनो स्तर के, एकदम छोटे, नैनो स्तर के निर्मित नैनो ट्यूब्स के प्रयोग से अत्यंत छोटे और विशाल क्षमता वाले जो कंप्यूटर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नैनो कंप्यूटर कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, ये जो मॉडर्न पीढ़ी आ गई है, इस मॉडर्न पीढ़ी में जो नैनो कंप्यूटर होते हैं वो नैनो स्तर के होते हैं, बहुत छोटे, 10⁻⁻9 तक आप देखोगे नैनो ट्यूब्स के प्रयोग से बहुत ज्यादा छोटे, और पर छोटे हैं पर उनकी जो शक्तिशाली क्षमता है वो क्या है? ज्यादा है। विशेषता क्या है कि ऊर्जा की अत्यधिक कुशलता होती है, और छोटे आकार के बावजूद भी इसका क्या रहता है? प्रदर्शन बहुत हाई होता है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं चिकित्सा उपकरण में, भाई मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, सेंसर और उच्च गति डेटा हो गई, और विकासशील प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में आपने देखा हो बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं। बाकी स्पीड और स्टोरेज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं उसके रेफरेंस में, तो वो बहुत हाई होते हैं। ये नैनो कंप्यूटर होते हैं, जिसे नैनो स्केल सर्किट हो गया, स्मार्ट मानने योग्य डिवाइसेस, जैसे मान लीजिए बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस है जो पहनने योग्य होते हैं, उनमें जो कंप्यूटर का यूज होता है वो हमारे पास नैनो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एकदम डायरेक्ट प्रश्न है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सर, जो क्वांटम कंप्यूटर है हमारे पास, क्वांटम कंप्यूटर, इसकी परिभाषा देखिए। यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। जो यह परिभाषा जो है, यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण और संसाधन क्वांटम कणों में होता है। भाई सीधी सी बात है, फिजिक्स का हमने क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, उस क्वांटम सिद्धांत के आधार पर यह वाला कंप्यूटर है। और ये सुपरपोजिशन, एलाइनमेंट के सिद्धांतों का उपयोग तेज गणनाएं संभव होती है। इसमें याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं। आप में इसमें क्वांटम कंप्यूटर में जो याद रखने की बात है वो है क्वांटम सुप्रीमेसी। वो क्या है सर? क्वांटम सुप्रीमेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांटम सुप्रीमेसी आपसे पूछा गया है कि जितने भी परंपरागत कंप्यूटर है, परंपरागत कंप्यूटरों से जो असंभव कार्य करवाना है, उस असंभव कार्य को हम क्या कहते हैं? क्वांटम सुप्रीमेसी कहते हैं। यही होती है क्वांटम सुप्रीमेसी। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्वांटम सुप्रीमेसी किसे कहते हैं, तो देखिए क्या लिखा है? क्वांटम कंप्यूटर द्वारा क्लासिकल कंप्यूटर, क्लासिकल या परंपरागत कंप्यूटर से असंभव, इम्पॉसिबल कार्य करवाना, बच्चों इसे ही हम क्या कहते हैं? क्वांटम सुप्रीमेसी कहते हैं। इसकी अवधारणा 2012 में प्रोफेसर जॉन प्रेस्किल द्वारा दी गई थी। इसमें आप इसकी विशेषताएं देख सकते हो। देखिए क्या लिखा है, जो परंपरागत कंप्यूटर होता है जिसे कम से कम 10,000 वर्ष लगते हैं, जटिल कार्य को 200 सेकंड में पूरा कर देता है। कौन? क्वांटम सुप्रीमेसी उसको बोलते हैं। मतलब देखो, जो सामान्य कंप्यूटर या जो परंपरागत जो पुराने कंप्यूटर थे उनको जहां 10,000 वर्ष लग सकते हैं, ये क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होती है? जो परंपरागत कंप्यूटर होते हैं उनसे इतनी ज्यादा असंभव कार्य करवा सकता है। मतलब जो काम 10,000 वर्ष में होगा वो मात्र 200 सेकंड में कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी क्वांटम सुप्रीमेसी, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये एमसीक्यू में फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए। बायो कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर में जैविक पदार्थ जैसे कि डीएनए या प्रोटीनों का प्रयोग कर, भाई सीधी सी बात है, डीएनए हो गया, बायोलॉजी का प्रयोग कर लिया है। बायो के जो भी जैविक है, डीएनए है, उनका प्रयोग कर उसके डेटा को संरक्षित और प्रोसेस करने का जो काम है वो किसमें किया जाता है? बायो कंप्यूटर में किया जाएगा। बायो कंप्यूटर को डीएनए कंप्यूटर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो डीएनए हमने बायोलॉजी में पढ़ा है। विशेषता है जैविक प्रक्रिया और डेटा प्रोसेसिंग के लिए जीवित कोशिकाओं या अणुओं का हमें प्रयोग करना है ना। तो जैसे चिकित्सा, जीनोमिक्स और बायोमेडिकल में इसका प्रयोग होता है। डीएनए कंप्यूटर प्रोटीन आधारित जितनी भी कैलकुलेशंस होती है उनमें, मतलब प्यारे साथियों, जो बायोलॉजी के संदर्भ में जिन भी चीजों को हमें क्या करना है? रिजर्व करना है, संरक्षण करना है, उनका हम सेव करके उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसी सभी चीजें, संभावनाएं कौन से कंप्यूटर में पॉसिबल है? तो ये हमारे पास है बायो कंप्यूटर।
और ये आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर है। कौन से हैं? आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर। क्यों हम इसमें बेसिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा मेरे प्यारे भाई हम सिलेबस ओरिएंटेड चलने का प्रयास कर रहे हैं। लास्ट है पॉम टॉप। यह कंप्यूटर अत्यंत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं जो मानव हथेली में आसानी से आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे आप विदेश ले जा सकते हो, अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हो, वो पॉम टॉप है। टच स्क्रीन, हल्का वजन और आमतौर पर सीमित प्रोसेसिंग शक्ति, मोबाइल गेमिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग और सामान्य कार्य, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि। तो हम जो फोन है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, ये सब पॉम टॉप के उदाहरण मिलेंगे। ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आ रहा है उसको थोड़ा सा समझने के पहले यहां तक बताएंगे मुझे कि सर यहां तक की जो बातें हैं आपको क्रिस्टल क्लियर है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, फिर हम यहां पर आगे की बात करेंगे। ओके जी। चलिए उम्मीद है यहां तक की बातें जो हैं क्लियर है। थोड़ा सा मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिएगा, फिर हम बात करेंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे कंप्यूटर के भागों की। बच्चों इसकी बात करेंगे, कंप्यूटर के भागों की बात करेंगे, जो हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है, फिर उसके आगे हम जितनी भी बातें हो सकती है वो हम करेंगे। कंप्यूटर के भाग में सिस्टम यूनिट आता है। उसके बाद यदि आप देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट आते हैं जो कि कंप्यूटर के भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा है कि हमारे पास कंप्यूटर के भाग, ठीक है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मुख्य रूप से आप देखोगे 3 प्रकार हमें मिलते हैं। पहले आपको मिलेगा सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट। उसके बाद हमें मिलेगा इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, और फिर हमारे पास आएगा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा आउटपुट डिवाइस। यहां तक कि हमें पढ़ना है, इन सभी चीजों को देखना है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ओके जी, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। चलो अब आगे देखिएगा। हमने देखा कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें हैं जो हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आएगी। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ही हम हार्डवेयर में कंसीडर करते हैं, और जो परिधीय उपकरण होते हैं जिनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस ही पेरिफेरल डिवाइस होंगे। यहां पर आप देखेंगे सिस्टम यूनिट में हमें 3 भाग मिलते हैं, जिसमें आपको सबसे पहला जो सिस्टम यूनिट में मिल रहा है वो हमें मिलता है सर एएलयू। कौन सा मिलेगा, एएलयू। और इसका फुल फॉर्म बच्चों होता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये पूछा गया है। एएलयू के बाद हमारे पास आएगा कंट्रोल यूनिट, सीयू जिसको बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म है सर कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, और एक हमारे पास आएगा मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। ये तो हम देखेंगे कि जो डेटा इंटर करने के काम में आते हैं डिवाइसेस, उनको इनपुट डिवाइस करते हैं जिससे हमें कुछ प्राप्त होता है, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे उदाहरण में कीबोर्ड हो गया है, माउस हो गया है, ये सब इनपुट डिवाइस हो गए। टच स्क्रीन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया है, ये सब आपके इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया है, स्पीकर हो गया, माइक हो गया है, प्लॉटर हो गया है, ये सभी जो है मेरे भाई क्या आएंगे, आउटपुट डिवाइस आएंगे। पर यहां पर याद रखिएगा कि इनको दोनों को ही हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइस कहेंगे, या आप इनको कह सकते हो परिधीय उपकरण। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, परिधीय उपकरण। क्लियर है सर। चलिए अब हमारे कंप्यूटर के भाग आ गए हैं। आज हमें ये सिस्टम यूनिट की बात करना है, एएलयू, सीयू, मेमोरी यूनिट की बात करना है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करना है। क्योंकि इसकी बेसिक बात करेंगे, बाकी मेमोरी के अंदर रेम रोम ये क्या होता है ये हम कल देखेंगे इनको, जब भी हमारी क्लास हम आगे बढ़ाएंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। देखिए जी, थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको एक चीजें समझ में आ जाए। ये हमारे पास बच्चों क्या है, एक कैबिनेट है। इसको हम यहां पर आप देखोगे तो सर यहां पर हमारा ये सीपीयू इसको बोल सकते हैं, यहां पर हम इसको
एलयू बोल सकते हैं, और यहाँ इसको हम बोल सकते हैं मेमोरी यूनिट। ये मुख्य रूप से हमारे पास इस तरीके से हम बॉक्स को जमा सकते हैं। तो यहां पर बच्चों इसको हमने कहा कि सर ये हमारा, ये क्या है, हमारा सीपीयू है, सीपीयू है। यहां पर हम देखेंगे सर ये हमारा एएलयू है, और यहां पर हम देखेंगे ये हमारा सीयू है। और बच्चों यदि हम यहां पर बात करते हैं तो ये हमारी है मेमोरी यूनिट। देखिए ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन, हृदय, हार्ट सभी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये हमने देख लिया है। अब बारी बारी से एक एक चीजों को हम देखेंगे, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट में यदि आपसे पूछे कि सिस्टम यूनिट के कौन कौन से भाग होते हैं, तो हमारे पास कंट्रोल यूनिट आएगा, एएलयू आएगा और मेमोरी यूनिट आएगा। ओके जी, अब एक एक करके हम यहाँ पर बात समझते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो पहला पार्ट जो है हम ले रहे हैं कंट्रोल यूनिट का। किसका ले रहे हैं सर? कंट्रोल यूनिट का लेते हैं। याद रखिएगा ये पूरा का पूरा कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये चूंकि इंग्लिश का ही है उसको हम बोलते हैं नियंत्रण इकाई। यदि आप देखोगे कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक अहम हिस्सा होता है, जो कि पूरे कंप्यूटर के कार्यों का संचालन करता है। इसमें आप मान के चलिए जो भी लॉजिक होता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट सभी को प्रोसेस करने का जो काम होता है वो आपका कंट्रोल यूनिट करती है। कौन करती है सर? कंट्रोल यूनिट करता है, कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है। ठीक है, कंप्यूटर के सभी कार्यों का प्रबंधन करता है। उम्मीद है यहां तक की जो बात है आपको क्लियर है। ओके, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, ये कंप्यूटर के संचालन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के जो इनपुट से प्राप्त आउटपुट होता है उसको, उसके सिग्नल को नियंत्रित करने का काम जो है कंट्रोल यूनिट करते, नाम में ही स्पष्ट लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए उसके अलावा कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है और सीपीयू और अन्य उपकरणों के बीच डेटा के प्रवाह को भी नियंत्रित करता है। तो यहां पर एक एक पॉइंट लिखेंगे कि यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक अहम हिस्सा है, एक अहम अहम हिस्सा है। ठीक है, यह सीपीयू का एक अहम हिस्सा है। यह कंप्यूटर के संचालन को, यह कंप्यूटर के संचालन को यह कंप्यूटर के कार्यों को क्या करता है? संचालन करता है। ओके, चलिए तो ये हमारे पास हो गया है। तो सबसे पहले भाई नाम ही है ना कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल करेगा, जैसे माता पिता कंट्रोल करते हैं कि नहीं, वही है। और इसमें क्या क्या होगा आप आगे भी देख सकते हो बच्चों कि यहां पर हम बात कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। यह यह कंप्यूटर की यह कंप्यूटर की मेमोरी, फिर उसके बाद लॉजिक यूनिट, कंप्यूटर की मेमोरी, यह कंप्यूटर की मेमोरी, लॉजिक यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को, इनपुट आउटपुट को प्रोसेस करता है। इनपुट आउटपुट को क्या करता है? प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, और डायरेक्ट और एक लिए कंप्यूटर के सभी, ठीक है, ये क्या है? कंप्यूटर के सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर के सभी चलिए ओके जी, तो ये हमारे पास है सीपीयू की बात हो गई है।
तो सीपीयू में एक पहला जो भाग है वो है कंट्रोल यूनिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी, जो आपसे पूछा गया है। अगला देखिएगा, कंट्रोल यूनिट के बाद हम बात करेंगे एएलयू की। किसकी बात करेंगे? एएलयू की। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहीं पर लिख लेंगे, एएलयू। एएलयू अर्थात इसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बच्चों इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यह वह वाला भाग होता है, ये आपसे पूछा भी जाता है, जैसे अरिथमेटिक मैथ्स में हम करते हैं ना अरिथमेटिक, तो जो मैथ्स और रीजनिंग वाले ऑपरेशन होते हैं, लॉजिक हम पढ़ते हैं ना, लॉजिकल, तार्किक, तो ये लॉजिकल वाला जो है ये आपको जो एएलयू में है, इसमें अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं जो होती है वो आपको इस वाले भाग में होते हैं, इसीलिए इसको हम पूर्णांक इंटीजर यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग जो होता है इस वाले भाग में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह अहम हिस्सा है। तो यह जो बाइनरी डेटा है, यह बाइनरी डेटा को अंकगणितीय वो तार्किक संचालन करता है। अंकगणितीय और कैसा करता है? तार्किक रूप से संचालन करता है। याद रखिएगा बच्चों, एएलयू को एक पूर्णांक इकाई कहते हैं हम। ठीक है, एएलयू को पूर्णांक इकाई इंटीजर यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर यूनिट भी कहा जाता है। इंटीजर यूनिट भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे क्या कहते हैं? इंटीजर यूनिट भी कहा जाता है। और एएलयू जो है डिजिटल सर्किट का एक हिस्सा है। एएलयू यदि आप देखोगे बेटा जी, एक मिनट, एएलयू डिजिटल सर्किट आप समझ रहे हो ना, डिजिटल सर्किट का एक हिस्सा है। यदि आप देखोगे साथियों, तो हमारे पास जब भी हम बात करेंगे तो आपसे यहां से 3 प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं यदि संभावना है। सबसे पहली बात तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू में कौन सी गणनाएं होती है, और इसे हम पूर्णांक इकाई अर्थात इंटीजर यूनिट के नाम से भी जानते हैं, और इसमें जोड़ गुणा भाग घटाव किया जाता है। ठीक है, ये करता है। प्रमुख कार्य इसका क्या है? तो जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग आदि। ठीक है, चलिए बताएं भाई, यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? चलिए ओके। ठीक, तो ये हमारे पास हमने किसकी बात करी सर जी? एएलयू की बात कर ली है। और यहां पर हम देखेंगे तो हमारे पास जो हो रही है, हमने कंट्रोल यूनिट की बात कर ली। ठीक है, ओके। अब एक हमारे पास ये हमने देखा सर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, एएलयू की हमने बात करी, सीयू की बात कर ली। सीयू पूरा कंट्रोल कर रहा है। एएलयू की यदि बात करेंगे, अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं आपको देखने को मिलेगी। अब मान लीजिए कि इनपुट से हमें आउटपुट प्राप्त हो गया है। भाई मान लीजिए इधर से हमने आलू डाला, उधर से सोना आ गया है। उस सोने को तो हमें कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। हाँ जी, जो इनपुट से जो आउटपुट हमें प्राप्त हुआ है उसको कहीं ना कहीं तो हमें रखना होगा। तो उसके लिए हमने मेमोरी यूनिट है। ठीक है, तो उसका जो भंडारण होता है, जो डेटा का स्टोरेज होता है, वो मेमोरी में हम करते हैं। अमूमन आप देखोगे तो हमारे पास 2 प्रकार की मेमोरी मिलती है। एक हमारे पास कौन सी होगी सर? प्राइमरी होगी, और एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होगी। ठीक है जी, और याद रखिएगा जो मेमोरी होता है उसको बाइट्स के रूप में मापा जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लिखते हैं, अगला है हमारे पास मेमोरी यूनिट। बच्चों वैसे तो ये सही पूछा गया, पर हिंदी में भी यदि आपको लिखना हो, स्मृति इकाई। स्मृति
अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो याद रखिएगा, इसमें इसमें इनपुट से इसमें इनपुट से प्राप्त आउटपुट को भंडारण स्टोरेज करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, कार्य किया जाता है। सामान्यतः याद रखिएगा, सामान्यतः मेमोरी दो प्रकार की होती है, है ना। और ये कौन कौन सी होती है, यहां पर लिखिएगा, प्राइमरी, ये इसको मुख्य, या हम इसको बोल सकते हैं प्राथमिक, ये हम बोल सकते हैं। और ये हमारे पास एक है सेकेंडरी, माध्यमिक। तो ये हमारे पास प्यारे साथी इसका भाग हो गया है। उम्मीद है यहां तक की बातें क्लियर है, एकदम स्पष्ट रूप से है, कोई हमारे पास झोल झमेला नहीं है, एकदम सामान्य प्रश्न पढ़ना है, सतही पढ़ना है, सिलेबस ओरिएंटेड, ताकि रिजल्ट हमारा प्रोड्यूस हो सके। तो हमने ये देखा है, तो हमने यहाँ पर कंप्यूटर के भाग में सिस्टम यूनिट में एएलयू को देखा, सीयू को देखा, मेमोरी यूनिट को देखा। चूंकि मेमोरी को हमने सिंपल में देखा, रेम, रोम, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, इन सबको हम देखेंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे सर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की। ठीक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो पहला जो है हमारे पास जो है इनपुट डिवाइस, कौन सा है सर, इनपुट डिवाइस। यहां तक बताएंगे सभी प्यारे भाई कि सर यहां तक की बातें जो है हमें क्लियर है। ओके, चलिए भाई, क्लियर है। ओके, तो ये सभी बातें जो है आपको देखनी है। अब इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करेंगे, तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कुछ निर्देश दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को क्या दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इनपुट यूनिट की यदि हम बात करेंगे, तो ये क्या लिखा है, यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों और डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करती है। प्रमुख इनपुट डिवाइसेज में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन आदि हैं। अब ये यहां से प्रश्न बिल्कुल आएगा। अब हमें हर एक इनपुट डिवाइस, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, उनकी खोज किसने करी है, उनके द्वारा कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें याद करने योग्य है, उन सभी की हम बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, उम्मीद है यहां तक की बात जो है आपको क्लियर है। आगे देखिएगा, सबसे पहले है माउस। तो ये मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी सिलेक्टिव इक्विपमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है, और ये हमारा माउस है। तो पहला आपका जो इनपुट डिवाइस है वो हमारे पास माउस निकल कर आता है। क्या आता है सर जी, माउस आता है। यहां पर उम्मीद है ये बात आपको समझ में आनी। ये यूएसबी है, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट जब हम पढ़ेंगे इनको हम बताएंगे। ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको पकड़ते हैं, तो ये हमारा राइट क्लिक हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट क्लिक हो जाएगा, और ये हमारा स्क्रॉल है। हमारा रिजल्ट आता था हम इस तरीके से देखते हैं पीछे। और याद रखना ये एक पॉइंटिंग डिवाइस भी हम इसको आमतौर पर बोला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। यहां तक की बातें जो है क्लियर है। मैन्युअल ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें तो पूरा नाम यदि आप देखोगे, पूरा नाम, तो पूरा नाम याद रखिएगा, मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी, मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग
सिलेक्टिंग इक्विपमेंट, ठीक है। इसके आविष्कारक याद रखिएगा। इसके यदि आप देखोगे, ये तो हो गया सर पूरा नाम। अब यदि आप बात करो कि सर इसके आविष्कारक कौन है, तो वो है हमारे पास डगलस सी एंजलबर्ट। कौन है सर? डगलस सी एंजलबर्ट। तो हमारे पास दो बातें हैं। तो पहली बात तो यह है कि यदि आपसे पूछे कि माउस कौन सा डिवाइस है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है, वैसे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। दूसरी बात लिखिएगा कि यह एक माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है ना। राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है, याद रखिएगा। चलिए, और ये काय के प्रयोग किया जाता है? उपयोगकर्ताओं के द्वारा काम करना आसान हो जाता है, बस। इसका कार्य क्या है सिर्फ हमें कोई लिखना नहीं, बस बेसिक समझना है कि उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर काम करना आसान। ये है हमारा पहला जो है इनपुट डिवाइस है। तो पहला इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या आता है? माउस आता है। और याद रखिएगा इसका उपयोग क्या होता है? जो यूजर होता है, जो उपयोगकर्ता होता है, उसे कंप्यूटर पर कार्य करना काफी आसान हो जाता है। और याद रखिएगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये लिखी है कि यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसकी खोज आविष्कारक जो है डगलस सी एंजलबर्ट है। कौन है सर? डगलस सी एंजलबर्ट है। चलिए बताएंगे। तो उम्मीद है यहां तक की जो बात है आपको क्रिस्टल क्लियर है। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, है ना, तो ये सब कार्य करता है। तो ये तो आपको पता ही है। इसमें आपको मिलेगा सिंगल क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट लेफ्ट, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। तो कौन कौन सा है सर? राइट क्लिक है हमारे पास, लेफ्ट क्लिक है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, पॉइंटिंग है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, पॉइंटिंग डिवाइस है, और स्क्रॉलिंग डिवाइस, स्क्रॉलिंग ये भी हम कर सकते हैं। बस ये हमारा हो गया सर माउस, ये हो गया हमारा माउस। उम्मीद है सर यहां तक की बात जो है समझ में आ गई होगी आपको। यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको? ओके, चलिए। अब अगला जो हमारा डिवाइस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है कीबोर्ड। तो पहला आपको ये याद रखना है कि पहला जो हमारा डिवाइस था, इनपुट डिवाइस था, वो हमारे पास है कीबोर्ड। उम्मीद है यहां तक की बातें जो है क्लियर है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स नाम के व्यक्ति ने कीबोर्ड का क्या किया है? आविष्कार किया है। सामान्यतः या आमतौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला यह कीबोर्ड है। और जो सामान्य कीबोर्ड होता है जिसमें 104 बटनें होती है, मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होता है उसमें 108 बटनें आपको देखने को मिलती है। अब इसमें बहुत सारी बटनें होती है कि कैप्स लॉक आपको कौन सी की देखने को मिलती है, 1 2 3 4 आपको कौन सी की देखने को मिलती है, F1 F2 F3 कौन सी की मिलती है। इन सब की बातें जो है हमको यहां पर करनी है, ठीक है। चलिए, जैसे आप देखोगे कि कीबोर्ड की जो प्रमुख कुंजियां हैं, जैसे ये F1 F2 F3 F4, ये जो कीज है ये फंक्शन की है भाई, ये पूरा नेविगेशन की है, ये न्यूमेरिक की है, और ये अल्फाबेट की है, ये सभी है। तो प्रमुख रूप से कीबोर्ड की हमने बात कर ली है। इसके बारे में मैं आपको लिख देता हूं। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मुझे 2 मिनट का यदि मैं आपसे बात करूं, ओके जी, चलिए। तो आप देखोगे तो ये, और ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है ना बच्चों, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि सर क्या है, तो इनको बारे में हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कीबोर्ड हो गया। और कीबोर्ड का जो आविष्कार है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स नाम के व्यक्ति ने किया है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, चूंकि आपको यहां पर देखने को मिलेगी।
ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं। यहाँ कीबोर्ड हो गया, ठीक है। देखिए कीबोर्ड की यदि हम बात करते हैं, कीबोर्ड की, कीबोर्ड देखिए, देखिए सबसे पहले सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला, सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला इनपुट डिवाइस। दूसरी बात करेंगे इसका आविष्कारक, क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर लेथम, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। कौन है सर जी? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। उसके बाद याद रखिएगा इसका कार्य क्या होता है भाई, सीधी सी बात है कि कंप्यूटर को जो निर्देश देने का कार्य होता है इसके द्वारा किया जाता है, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कीबोर्ड जो है एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है जी। अब यहां पर देखेंगे कि सर इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया। आमतौर पर आमतौर पर आमतौर पर आमतौर पर सामान्य कीबोर्ड में, सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन आती है, 104 की होती है, 104 की होती है, तथा तथा मल्टीमीडिया में, मल्टीमीडिया में, मल्टीमीडिया में, ठीक है, 108 कीज होती है। कितनी होती सर? 108 कीज जो होती है, 108 की होती है। वहीं पर यदि हम बात करते हैं, देखिए सर ये जो बटनें होती है ये आपसे पूछी जाती है, आप कीबोर्ड में प्रमुख बटनें, ये यहां पर मैं दूसरे इससे लिख सकता हूं, कीबोर्ड की प्रमुख बटनें, ठीक है। चलिए तो यहां पर कौन कौन सी कीज होती है मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो है हमारे पास अल्फा, अल्फाबेट की, अल्फाबेट की। दूसरी हमारे पास होगी सर न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की। उसके बाद हमारे पास आएगा फंक्शन की, फंक्शन की, ठीक, ओके। फंक्शन की के बाद हमारे पास मॉडिफायर की, मॉडिफायर की, और मॉडिफायर के बाद एक हमारे पास आएगी टॉगल की। ये है 3 और 2 5। अब ये आपसे पूछते हैं कौन सी है, तो आप अल्फाबेट क्या हो सकता है, ए बी सी डी वाली हो, तो ए बी सी डी वाली जो बटने हैं, ए बी सी सी डी, ये जेड तक की यही है ना, स्मॉल कैपिटल जो भी है। न्यूमेरिकली आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। और फंक्शन की आप देखोगे तो F1 F2 F3 F4 F5 F6, और ये ऐसी टोटल आपको मिलेगी 12 की। ये पूछा जाता है आपसे कि भाई फंक्शन की कितनी होती है, तो 12 होती है। मॉडिफायर में आप अल्टर ले सकते हो, इसके बाद आप शिफ्ट ले सकते हो, शिफ्ट ले सकते हो, और इसके बाद आप ले सकते हो कंट्रोल, ठीक है। और टॉगल की में आप ले सकते हो कैप्स लॉक, कैप्स लॉक और नम लॉक। ये हमारे पास मुख्य रूप से मेरे प्यारे भाई जो है कीबोर्ड की आपको कीज देखने को मिलती है, जो कि अमूमन एग्जाम में पूछी जाती है।
चलिए बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी होगी? तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां तक कि हमने सभी की पढ़ ली है। अल्फाबेट की कौन सी होती है, न्यूमेरिक की कौन सी होती है, फंक्शन की कौन सी होती है, मॉडिफायर की कौन सी होती है, और टॉगल की कौन सी होती है। ठीक है, कितनी कितनी होती है ये भी हमने देख लिया है। तो आज, और यहाँ पर आप इसमें पीडीएफ में भी देखोगे ना बच्चों, तो ये आपको प्रॉपर चीजें मिल जाएगी, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको देखो, ये हमारा फंक्शन की है, यहाँ ये हमारा क्या है, फंक्शन की है। ये हमारे पास कौन सा है, यदि आप देखोगे तो ये हमारा जो है, ये हमारा अल्फाबेट हो गया, ये हमारे पास अल्फाबेट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिक की भी हो गया, ये हमारे पास नेविगेशन की हो गया, ये हमारे पास टॉगल की हो गया है। ठीक है, शिफ्ट हो गया, उसके बाद कंट्रोल हो गया, आल्ट हो गया, ये हमारी क्या हो गई, मॉडिफायर की हो गई। एकदम बेसिक बेसिक। तो सभी बातें जो हैं आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और उम्मीद है यहाँ तक की बातें जो हैं स्पष्ट है। ठीक है सर, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई समस्या किसी को? हाँ, चलिए ठीक है। तो यहां तक की बातें जो हैं हमने क्लियरली समझ ली, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हमारी इनपुट डिवाइस की क्लास जो है कल हम कंटिन्यू करेंगे। ट्रैक बॉल क्या होता है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इन सब की हम बात करेंगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।